नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 9। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र में रेप में असफल होने पर दबंगों ने एक लड़की को जिंदा जला दिया। 90% से अधिक जली हुई लड़की को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पीड़िता के परिजनों ने सपा विधायक के करीबी तैयब अली पर आरोप लगाते हुए कहा कि तैयब अपने दोस्तों के साथ घर में घुस गया था और रेप करने की कोशिश की और असफल होने पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया और वहां से फरार हो गया। तो लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। मेरे कमर के कटवाना है और बात से झगड़ा चलेला। कान का खेल रहे थे, वो मेरा कपड़ा काट रहा था। अरे हगी तो मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया। लोकसभा के महापर्व का तीसरा चरण सकुशल संपन्न हो गया। मतदाताओं ने अपने मतदान का जमकर प्रयोग किया। तो वहीं कुछ मतदाता ऐसे भी थे जिन्होंने नोटा का बटन दबाकर प्रत्याशियों प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। तो यहाँ पर जितने भी मेरी नज़र में जितने भी यहाँ के आपके प्रत्याशी हैं, ये सबके सब जो था कोई डेवलपमेंट नहीं करते हैं। मैंने अपना वोट नोटा पे दिया है। नोटा पे देने की वजह मेरी ये थी कि मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी हमारे शहर के लायक है। मैंने किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया है, क्योंकि किसी भी पार्टी से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो सब इस लायक है कि मैं उन्हें वोट दूं। इसकी वजह ये क्योंकि डेवलपमेंट नहीं कराते, पहले बोलते रहते बाद में कुछ नहीं कराते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी एसटी हसन के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके कारण वो चारों तरफ से विरोधियों के निशाने पर आ गए। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो प्रयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। सूर्य की बढ़ती तपिश के साथ जिस तरह चुनावी गर्मी चढ़ रही है, उसी तरह नेताओं में आग उगलने की होड़ मच गई है। इस मामले में अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी बेनी प्रसाद वर्मा ही नाम कमा रहे थे, लेकिन अब पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। गोंडा की एक चुनावी जनसभा में डॉक्टर अयूब की जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का सबसे बड़ा गद्दार बता डाला। इतना जो इंसानियत का दुश्मन है, जो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, सबसे बड़ा झूठा, अरे उसने इतने भी झूठ नहीं बोली है। अभी उन्होंने बड़ोदरा में किसी ने ये नहीं बताया था कि उनकी कोई बीवी है, उनकी कोई पत्नी है, ये नहीं बताया था। 30 करोड़ मुसलमानों का जायज हक छीने, उनको हक से बेदखल करे, जो प्रधानमंत्री रहते हुए संविधान के खिलाफ काम करे, ऐसे प्रधानमंत्री को जवाहरलाल नेहरू को पीस पार्टी और डॉक्टर अयूब इस देश का गद्दार कहती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन प्रचार करने गए योग गुरु बाबा रामदेव मुरादाबाद जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी कि अगर वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ बाबा रामदेव ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया। साथ ही साथ केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि अगर केजरीवाल सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ते तो उनका समर्थन किया जाता। सोनिया गांधी एक ऐसी क्रूर महिला है, एक ऐसी लुटेरी बहू है और एक ऐसे लुटेरे खानदान का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बेरहमी से, बेदर्दी से पूरा तहस नहस करके रख दिया है। केजरीवाल जी यदि सोनिया गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो मैं स्वयं अपने हजारों समर्थकों के साथ रायबरेली पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल को ऐतिहासिक मतों से विजयी दिलाएंगे।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने नरेंद्र मोदी और मायावती पर जमकर निशाना साधा। मोदी को तानाशाह बताते हुए अहमद हसन ने कहा कि गुजरात में सबसे ज्यादा दंगे नरेंद्र मोदी के शासन में हुए हैं, वहीं मायावती को सबसे बेईमान मुख्यमंत्री बताया। साथ ही साथ आजम खान ने विवादित बयान पर बोलते हुए कहा कि कारगिल में हिंदू और मुस्लिम दोनों शहीद हुए थे, लेकिन दोनों ने अच्छा काम किया। फिर भी आजम खान ने ऐसा बयान क्यों दिया, इस पर वो कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। मायावती चैंपियन है, सबसे बड़ी देश की बेईमान और मुख्यमंत्री रही है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में 42 आदमी जिंदा जला दिए गए थे एहसान जाफरी के साथ। उन्होंने तो कहा यही था कि सबके साथ, ये बात सही है कि मुसलमान फौजियों ने भी वो किया है, लेकिन वो जो फौज तो सब हिंदू मुसलमान वहाँ सब हैं, तभी ने किया है। जैसे आजम भाई ने कहा जो कुछ भी कहा, लेकिन यूपी के बिजनौर और शामली में बीजेपी नेता और प्रदेश के प्रभारी अमित शाह के विवादास्पद बयान पर हुई एफआईआर के बाद गिरफ्तारी से बचाने के लिए अमित शाह इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, तो वहीं कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग से दोनों जगह हुई जनसभाओं की सीडी तलब की। साथ ही साथ इस मामले में नेताओं की ओर से जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं उस पर अपनी नाखुशी भी जाहिर की। मर्यादित व्यवहार होना चाहिए, मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, मर्यादित आचरण नेताओं का होना चाहिए। ग्राउंड दिया गया कि इस प्रकार का है उनकी ओर से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जो समाज में घृणा फैलावे या समाज में और कुछ। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वैसे तो आए दिन अपने विरोधियों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, पर आजकल शादी के कबूलनामे ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि मोदी ने अपने नामांकन पत्र में पत्नी की जगह यशोदाबेन का नाम लिखा है, तो वहीं इस मामले पर सफाई देते हुए उनके क्या कुछ कहा मोदी के छोटे भाई ने। सोमा भाई ने ये बताया है तो फिर इसकी जिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये निजी मामला है और निजी मामला के तौर पे मैं कोई जवाब दे नहीं सकता। दिग्विजय सिंह से पूछिए कि एनडी तिवारी के मामले में क्यों नहीं बोलते थे। मोदी की शादी के कबूलनामे ने कांग्रेस के हाथों में हथियार दे दिया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा ने आज मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में सच को छिपाने ये दर्शाता है उनके दिल में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है। शोभा ओझा ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि मोदी को अपनी शादी की बात दुनिया से छुपाकर रखनी पड़ी। इतने साल उनने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि वो अपने आप को वैवाहिक बताएं और अपने पत्नी का नाम कहीं भी दर्ज करें। इस देश की महिलाओं को किस तरह से सम्मान देंगे, ये श्री मोदी को, देश को इसका जवाब देना चाहिए। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और ब्रिटिश उच्चायुक्त सर जेम्स वेवन की मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं का दौर शुरू हो गया है। जब गडकरी से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वेवन मेरे पुराने मित्र हैं और वो चुनाव देखने यहां आए थे। तो वहीं राजनीतिक हालात के बारे में चर्चा करते हुए गडकरी ने बताया कि देश इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है और जनता में परिवर्तन आना चाहिए और देश में इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। गौरतलब है कि नितिन गडकरी नागपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वो तो वैसे मेरे पहचान के भी है, दिल्ली में मुझे मिले भी है। इस बार वो यहाँ के चुनाव को देखना चाहते थे। हमारा देश बहुत संकटों से गुजर रहा है और ऐसे समय लोग सोच समझकर परिवर्तन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अमृतसर से केजरीवाल ने फिर से देश के दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टी सत्ता की भूखी है और दोनों ही पार्टियों ने देश को लूटने का काम किया है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा।
इन बीजेपी और कांग्रेस वालों को तो आदत पड़ी हुई है कि चाहे जितना देश को लूटो, जो कुछ करो, कुर्सी नहीं छोड़नी, कुर्सी से चिपके रहना है। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अपनी उम्र के विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। जम्मू की आम आदमी पार्टी की इकाई ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि फारूक अब्दुल्ला ने अपनी उम्र एफिडेविट पर गलत बताई है। उनका कहना है कि 2008 के विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने अपनी उम्र 66 साल बताई है, पर अब के लोकसभा चुनाव में एफिडेविट पर अपनी उम्र 77 साल बता रहे हैं। 2008 के विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने अपनी उम्र दिखाई थी 66 ईयर्स, 66 साल। 66 साल के बाद 5 साल अगर हम मतलब काउंट कर लेंगे तो इसका मतलब है उनकी उम्र आज होनी चाहिए 71 या 72 ईयर्स। तो इस पे हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसमें जांच करनी चाहिए। एनएनसी न्यूज में इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।